बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन मैकेनिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द लीस्ट फोर्स विच विल सेट इनटू मोशन अ पार्टिकल ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, मैं पहले ना आप लोगों को डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक पार्टिकल पड़ा है, उस पार्टिकल का मास कितना है, m है। तो उस पार्टिकल का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड आएगा, यानी नीचे को आएगा, और इस सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा r वो ऊपर को होगा, ठीक है। हमने क्या करना है, हम एक फोर्स अपनी तरफ से यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये हमने फोर्स P को अप्लाई किया है। इस फोर्स P का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब हमने क्या करना है, लाजमी बात है, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी इधर को जाने की कोशिश कर रही है, तो लिहाजा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होनी है, जिसको हम म्यू आर बोलेंगे, वो इधर को होनी चाहिए, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड को होनी चाहिए। हमने इस P को मालूम करना है, ठीक है। इस P को मालूम करना है कि P हमारे पास क्या होना चाहिए। हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, वहाँ से हमारे पास P मालूम हो जाएगा। फिर हम P को लीस्ट करेंगे, तो लाजमी बात है, लीस्ट होने के लिए P का जो डेनोमिनेटर होगा उसको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वहाँ से हमारे पास P क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें, डायग्राम मैंने आपके लिए दोबारा से बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमारा प्लेन है, यानी ये एक्स एक्सिस आप इसको कह सकते, इसी को हमारा यानी हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर किया है। अच्छा जी, P का एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ या प्लेन के साथ, थीटा बन रहा है। R का कितना बन रहा है, 90। म्यू आर का कितना बन रहा है, 180। और mg का कितना बन रहा है, mg को अगर आप देखें इसका एंगल 270 बनता है, ठीक है। यानी 90 का अपोजिट एंगल कौन सा होता है, 270। जिस तरह 0 का अपोजिट 180, तो इस तरह 90 का अपोजिट 270। तो ये हमने देखें, सिस्टम तो हमारा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, इसलिए x भी 0 होना चाहिए, y भी 0 होना चाहिए। x कैसे मालूम करते हैं, p cos थीटा, यानी सब फोर्सेस के एंगल्स के साथ cos लगा दिया, x मालूम हुआ, इक्वल टू 0 कर दिया। इसी तरह y मालूम करने के लिए सब फोर्सेस के एंगल्स के साथ साइन लगा दिया, तो हमारे पास y मालूम हो गया। cos 90 भी 0 होता है, cos 270 भी 0 होता है, तो इसलिए यहाँ से हमारे पास सिर्फ p cos थीटा, ये cos 180 पे -1 होता है, माइनस म्यू आर बच रहा है। और यहाँ पे sin 90 पे 1 होता है, तो r भी बच गया है। sin 180 पे 0 होता है और sin 270 पे -1 होता है, तो इसलिए -mg आ जाएगा, ठीक है। अब वही उसी तरह हम चल रहे हैं फ्रॉम टू, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चंस करके दिए थे। फ्रॉम टू r कितना आ रहा है हमारे पास, mg माइनस p sin थीटा। ये r की वैल्यू आपने 1 में r की जगह लगा देनी है, पुट इन 1, ठीक है। अब वहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें। P को कॉमन ले लिया, P इसमें भी है और इसमें भी है, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली, फिर इसमें और इसमें से P कॉमन ले लिया, बाकी जो है उसको दूसरी साइड पे ले गए। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, म्यू को आप लिख सकते हैं 10 लैम्डा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि म्यू की वैल्यू क्या है, टेंजेंट लैम्डा। म्यू को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लैम्डा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इनके दरमियान में ये रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा। तो म्यू की जगह 10 लैम्डा इधर भी लगा दिया और इस म्यू की जगह भी 10 लैम्डा लगा दिया, ठीक है। 10 लैम्डा को आप लिख सकते हैं साइन लैम्डा बटा कॉज लैम्डा, इसको भी साइन लैम्डा बटा कॉज लैम्डा लिख दिया। कॉज लैम्डा एलसीएम किया तो ये सामने मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी कॉज लैम्डा है, इधर भी है, कट गया, ठीक है। ये क्या बना, कॉस थीटा कॉस लैम्डा साइन थीटा साइन लैम्डा, ये बना कॉस थीटा माइनस लैम्डा। और इधर हमारे पास क्या आ रहा है, यानी कि mg साइन लैम्डा, ठीक है। और अब
यहाँ से P कितना आ जाएगा, एम जी साइन लेमडा कॉस थीटा माइनस लेमडा। अब अगर हम इस P को लीस्ट करना चाह रहे हैं तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे आ जाए, फॉर लीस्ट P कॉस थीटा माइनस लेमडा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब थीटा माइनस लेमडा 0 होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए, लेमडा होना चाहिए। सो लीस्ट फोर्स इज P इज इक्वल टू एम जी साइन लेमडा, यानी कि कॉस थीटा माइनस लेमडा की जगह 1 लगा दिया तो P कितना बना, एम जी साइन लेमडा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। द लीस्ट फोर्स which will move a weight up on an inclined plane is of magnitude P. Show that the least force acting parallel to the plane which will move the weight upward is P1 plus mu square root, where mu is the coefficient of friction. इस क्वेश्चन में देखें, मेरे पास दोनों डायग्राम्स मैंने बनाए हैं। क्या देखें ना क्वेश्चन को दोबारा, द लीस्ट फोर्स विच विल मूव अ वेट अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज ऑफ मैग्नीट्यूड P। तो इसमें उसने ये नहीं कहा कि ये जो हमारे पास लीस्ट फोर्स है, आपको पता है अगर आप फोर्स को यानी कि इस प्लेन के पैरेलल अप्लाई करोगे तो ये लीस्ट नहीं होगी, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं कि ये P अप्लाई कर रहे हैं, अब इस P को पहले फाइंड करते हैं। अच्छा, अब जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जिस तरह फाइंड आउट करने की कोशिश की है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन, ये उसी तरह से है कि हम एक पार्टिकल लेते हैं, उसका मैस कितना है, उसका मैस m है, तो उसका वेट नीचे को आ रहा है mg, ठीक है। इस तरह इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन किसी भी, देखिए ना ये जो r है, ये वाला r, ये r इस प्लेन का है तो ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन अपने प्लेन के ऊपर यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये इधर से ये जाना चाहिए, वेट इधर से ये नीचे आ रहा है, ठीक है। हम फोर्स P ये अप्लाई कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये फोर्स P जब हम अप्लाई करते हैं तो ये जो पार्टिकल होता है इस फोर्स P की वजह से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो लिहाजा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। अब इस वक्त हम जो फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे वो इस प्लेन के ऊपर रिजॉल्व करते हैं। P का इस प्लेन के साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा। R का कितना बन रहा है इस प्लेन के साथ, 90। म्यू R का कितना बन रहा है, 180। और अगर हम इस वेट की बात करते हैं तो इस वेट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप y एक्सिस बना लें तो ये mg को अगर आप देखें ये थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये जो mg वाली फोर्स है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है। और mg का एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये अगर अल्फा है ये एंगल 90 है, ठीक है। ये अल्फा है, ये 90, तो ये क्या होना चाहिए, 90 माइनस अल्फा। अच्छा जी, हमने फोर्सेस को रिजॉल्व किया, ठीक है। तो फोर्सेस को रिजॉल्व करके जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किया था ऑलमोस्ट उस क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें फ़र्क इतना आया कि उस क्वेश्चन में यहाँ पे cos 270 बन रहा था, sin 270 बन रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये cos अल्फ़ा बनेगा, cos 90 माइनस अल्फ़ा जो कि sin अल्फ़ा की इक्वल हो जाता है, sin 90 माइनस अल्फ़ा जो कि cos अल्फ़ा की इक्वल हो जाता है। ये फ़र्क है। उसी तरह म्यू की जगह 10 लैम्डा लगा दिया तो वही बन गया P इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा। क्या बना, P इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा कॉस थीटा माइनस लैम्डा। फॉर लीस्ट कॉस थीटा माइनस लैम्डा 1 होना चाहिए। नाउ P इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा। और इसी तरह यानी कि ये वो लीस्ट फोर्स है। उसने कहा था ना कि द लीस्ट फोर्स विच विल मूव अ वेट अप ऑन इन इंक्लाइंड प्लेन इज ऑफ मैग्नीट्यूड P। उसका मैग्नीट्यूड P कितना होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए एम जी साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा। यानी कि उसने ये तो कह दिया कि उस लीस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड P होना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि वो मैग्नीट्यूड P होना कितना चाहिए। इसलिए हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व किया और हमें पता चला कि अब लीस्ट फोर्स P जो है वो एम जी साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन ये सारा क्वेश्चन मैं बाकायदा क्लास में समझा चुका हूँ,
तो आप को जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था, आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है कि शो दैट द लीस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, कि यहाँ पे जो हमने फोर्स P को अप्लाई किया है, ये फोर्स P, देखिए ना, प्लेन तो हमारा ये है, प्लेन ये है, फोर्स P प्लेन के पैरेलल नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर हम ये फोर्स यानी बॉडी के ऊपर इस तरह अप्लाई करें कि हमारा ये फोर्स प्लेन के बिल्कुल पैरेलल रहे, या इधर से आप यू भी कह सकते हैं, यू कि यू अप्लाई कर लें, यानी फोर्स P डैश प्लेन के पैरेलल रहे, तो कहता है फिर P डैश जो है वो इतना होना चाहिए, P इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट जितना होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह आपने यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करके P मालूम किया, अब यहाँ पे भी आपने फोर्सेस को रिजॉल्व करके P डैश मालूम करना है। लेकिन याद रखें, इस P का प्लेन के साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा, लेकिन ये जो P डैश है ये तो प्लेन के पैरेलल आ गई है, तो अब इस P डैश का इस प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें P डैश cos 0, R cos 90, म्यू R cos 180 और माइनस mg cos 90 माइनस अल्फा, बाकी यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल इस क्वेश्चन जैसा सॉल्व हो रहा है। तो उसी तरह म्यू की जगह दोबारा 10 लैम्डा पुट हो जाएगा, यहाँ पे आए P डैश कितना आया, mg साइन अल्फा प्लस लैम्डा। इस देखें mg साइन अल्फा प्लस लैम्डा की जगह आप P लगा सकते हैं, तो P डैश आ जाएगा P, और cos लैम्डा को ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सीकन लैम्डा। अच्छा, सीकन स्केयर भी किया, स्केयर रूट भी डाल दिया, सीकन स्केयर को 1 प्लस 10 स्केयर लैम्डा लिख दिया, और आपको पता है ना 10 लैम्डा क्या होता है, म्यू, तो 10 स्केयर लैम्डा कितना होना चाहिए, म्यू स्केयर होना चाहिए। तो P डैश इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस म्यू स्केयर स्केयर रूट, प्रूव। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, पहले जो है मैं इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो एक दफ़ा रीड करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो दोबारा मैं आपको एक नए पेज के ऊपर बना के दिखाऊंगा। अ यूनिफॉर्म लैडर ये सीढ़ी को बोलते हैं। अ यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विद वन एंड ऑन रफ फ्लोर where coefficient of friction is mu and with the other end against a smooth vertical wall, show that its inclination to the vertical wall is tan inverse 2 mu। ये mu लिखा हुआ है, tan inverse आगे क्या लिखा है ब्रैकेट में, 2 mu। अच्छा जी, इसमें क्या कहा जा रहा है देखें ज़रा, इसमें इस क्वेश्चन में ये हमारे पास देखें ना, ये हमारे पास ग्राउंड है जिसको आप फ्लोर बोल सकते हैं, ये हमारे पास वर्टिकल यानी कि ये हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, हमारे पास एक लैडर है, और लाजमी बात है लैडर को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उसका एक एंड फ्लोर को टच करेगा और दूसरा एंड वर्टिकल वॉल को टच करेगा। अच्छा, अब देखें तो फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, फ्लोर का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो फ्लोर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी फ्लोर से सीधा ऊपर को। इस नॉर्मल रिएक्शन को हम R से डिनोट करते हैं, और ये जो वाल है इसका भी तो नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए ना, और इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर को होगा, यानी वाल से सीधा परपेंडिकुलर होगा, तो ये उसकी डायरेक्शन ये बनेगी। इस नॉर्मल रिएक्शन को हमने S शो करना है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा गौर से पढ़ लें तो उसमें फ्लोर के बारे में कहा जा रहा है रफ, तो इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वाल को क्या कहा जा रहा है, स्मूथ, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, और यहाँ का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू आर, आपने पढ़ा है ना, F और R इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से आपको पता चला F कितना होना चाहिए, म्यू आर, यानी ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ये सीढ़ी जो है, ये लैडर जो है, ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। अब जब ये सीढ़ी जब यहाँ से गिरेगी तो क्या होगा, इसका ये वाला एंड इधर को जाएगा और ये वाला एंड नीचे को आएगा। अब जब ये वाला एंड इधर को जाएगा, हरकत इधर को हो रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर को होनी चाहिए, इस साइड को होनी चाहिए,
इस साइड को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होनी चाहिए, जिसको मैं म्यू आर बोलूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे उसने कहा है कि स्मूथ है, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। अगर वो कह देता कि ये रफ वाल है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर को होती, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर को होती और कितनी होती, म्यू एस होती, यानी म्यू एस। या अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और बता दे तो उतना एस के साथ मल्टीप्लाई करते और ऊपर को शो करते। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ दोबारा। एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। अ यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विद वन एंड ऑन रफ फ्लोर। देखिए ना, फ्लोर क्या है, रफ है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी। वेयर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन जब म्यू है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, म्यू आर। एंड विद द अदर एंड अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वाल, वाल जो है वो स्मूथ है, उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं होगी। शो दैट इट्स इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल वाल इज टेन इनवर्स टू म्यू। अब इंक्लिनेशन क्या चीज़ है, ये इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। ये इस लैडर का इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल वॉल है, और अगर ये देखा जाए ये इंक्लिनेशन टू द फ्लोर है। ठीक है, हमने इस इंक्लिनेशन को यानी इस अल्फा को कितना बनाना है, टेन इनवर्स टू म्यू। हमने इस अल्फा को इतना अब बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, हम क्या करेंगे, देखिए दो चीज़ें हैं। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लैडर की लंबाई दी गई है यानी लेंथ ऑफ लैडर गिवन है तो आपको लेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर देखा जाए लैडर की लेंथ गिवन नहीं है तो इसलिए आप पहले लैडर की लेंथ लें। लेट 2L बी द लेंथ ऑफ लैडर। अच्छा, 2L हम लेंथ क्यों ले रहे हैं, 2L हम लेंथ इसलिए ले रहे हैं कि ये AG जो है ना, AG हमने यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे AG और C, तो अगर हम ये पूरी लेंथ को L लेते तो फिर ये साइड हमारे पास L/2 हो जाती। लेकिन हम इसको L/2 से बचने के लिए इसको L करना चाह रहे हैं, इसलिए टोटल लेंथ हम कितनी ले रहे हैं, 2L ले रहे हैं। आप L भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, हम करेंगे क्या, लैडर जो है उसका भी अपना वेट होना चाहिए ना, लैडर का अपना वेट होगा और लैडर का जो वेट होगा वो उसके सेंटर पे एक्ट करेगा। लेट्स सपोज ये G जो है ये लैडर का सेंटर है तो उसका वेट यहाँ पे इस तरह सीधा डाउनवर्ड आएगा, सीधा डाउन आएगा mg। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखें ना यार, आप अगर देखें इसके हवाले से अगर आप देखें एक्स एक्सिस के कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं, जिस तरह ये वाली फोर्स और mg ये एक्स एक्सिस की क्या है, परपेंडिकुलर है, ये म्यू आर और ये एस ये अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो हम क्या कह देते हैं कि रिजॉल्विंग फोर्सेस, ये जो दो लाइनें मैंने डाली हैं पैरेलल इसको बोलते हैं या इसको अलोंग पढ़ते हैं, रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस सिंस सिस्टम इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। जब सिस्टम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो हमारा जो एक्स कंपोनेंट बनेगा वो भी जीरो की इक्वल होना चाहिए और जो वाई कंपोनेंट बनेगा वो भी किसकी इक्वल होना चाहिए, जीरो की इक्वल होना चाहिए। अच्छा जी, आर का एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, म्यू आर का एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बन रहा है। एम जी को अगर आप देखें ना तो ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एम जी कहाँ जा रहा है, अलोंग नेगेटिव एक्सिस, तो एम जी का एंगल 270 बन रहा है और इस एस का जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, सॉरी एम जी जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसका एंगल 270 बन रहा है और इस S का जो एंगल बन रहा है ये 180 बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने साइन लगा दिया तो y हासिल हो गया, सॉल्व किया तो हमने क्या किया, फ्रॉम 2 r कितना आ रहा है mg और इसको 1 में पुट कर दिया तो वहाँ से s मालूम हो गया। तो अब हम ऐसा ही करेंगे कि इन दो मसावातों की मदद से s की वैल्यू आया करेगी, यानी इन दो मसावातों की मदद से r का खात्मा होगा और s की वैल्यू ही आया करेगी। अब हम क्या करते हैं, ये हमने s का भी खात्मा करना है, जिस तरह r का खात्मा हो गया ना, r भी नॉर्मल रिएक्शन है s भी नॉर्मल रिएक्शन है, हमने दोनों का खात्मा करना है। बहरहाल अब तक R का खात्मा हो चुका है लेकिन S इज इक्वल टू म्यू mg है, टेकिंग मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट ए। अब हम इस पॉइंट ए के ऊपर तमाम फोर्सेस का मूवमेंट लेते हैं। अच्छा जी,
पॉइंट ए के ऊपर आर फोर्स पॉइंट ए में से गुजर रही है, तो लिहाजा आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा, म्यू आर का भी जीरो होगा। लेकिन अगर एम जी को देखा जाए, पहले तो आप ये देखें कि एम जी इस तरह नीचे को आ रही है, और जो ये हमारा लैडर है वो भी इस फोर्स की वजह से नीचे को मतलब है कि नीचे को आ रहा है, तो लिहाजा हमारे पास एम जी की वजह से जो बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, मूवमेंट जो बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, इसलिए एम जी से पहले माइनस लगा दिया, एम जी के साथ कितना मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, एम जी का जो पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है वो ये बन रहा है ए सी, वो ये बनता है ए सी। इसी तरह ये एस है, एस की वजह से जो मूवमेंट बनेगा, एस की डायरेक्शन ये बन रही इस तरह, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए एस से पहले प्लस लगा दिया। लेकिन अगर हम ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ, अगर हम देखें, अगर हम एस का डिस्टेंस देखें तो ये यहाँ ये डिस्टेंस बन रहा है, यानी ये वाला डिस्टेंस बन रहा है, ये वाला डिस्टेंस या ये बी डी डिस्टेंस बराबर है, तो लिहाजा एस का जो पॉइंट ए से डिस्टेंस बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना बन रहा है, डी बी या बी डी, तो इसलिए एस के साथ हमने कितना लगा दिया, डी बी। अब आपने ना ये जो मैंने साइड पे काम किया है इसको आपने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाना, बल्कि इसकी आपने रफ पे प्रैक्टिस कर लेनी और फिर आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। फ्रॉम ट्रायंगल ए सी जी, तो ए सी जी कौन सा ट्रायंगल है, ये ए सी जी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमने ये ए सी लंबाई मालूम करनी, और आपको पता है ये ए से जी मैं आपको क्वेश्चन के शुरू में बता चुका हूँ कि हमने जो सीढ़ी की लंबाई है यानी ए से बी ये 2l की इक्वल है, जी इन दोनों का सेंटर है, तो ए जी कितना बनेगा, एल बनेगा। अब जब ये हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना आ रहा है, एल आ रहा है, अब हम साइन अल्फा का फार्मूला लगा सकते हैं। साइन अल्फा क्या होता है, अगर ये अल्फा है तो अगर ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस है, तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ए सी परपेंडिकुलर है, ए जी हाइपोटेन्यूस है, तो ए सी बराबर ए जी मल्टीप्लाई साइन अल्फा, और ए जी हमारे पास कितना है, एल के बराबर आ रहा है, तो ए सी हमारे पास कितना है, एल साइन अल्फा। इस तरह फॉर ट्राइंगल ए डी बी, देखे ना, अब हमने डी से बी ये वाला डिस्टेंस भी मालूम करना है, तो इसके लिए हम कंप्लीट ट्राइंगल लेते हैं ए डी बी, और इसमें आपको पता है ये हाइपोटेन्यूस बन रहा है, ए बी क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ए से बी कितना बनता है, 2l। अब हमें ये वाला चाहिए यानी अल्फा के साथ वाली साइड चाहिए, तो इसलिए कॉस का रेशो लगेगा, यानी कॉस अल्फा किसकी इक्वल होता है, बेस और हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास इस ट्राइंगल में बेस जो बनता है वो डी बी बनता है, हाइपोटेन्यूस ए बी बनता है, सो डी बी इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा, और डी बी इज इक्वल टू ए बी कितना है, 2l है, 2l कॉस अल्फा। अब ए सी और डी बी की यहाँ पे इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ लगा दी, ठीक है, तो हमारे पास ये बनेगा, यानी ये दोनों तो ज़ीरो हो गए, माइनस एम जी ए सी की जगह लग गया एल साइन अल्फ़ा, और डी बी की जगह लग गया 2l, ये एस आ रहा है और कॉस अल्फ़ा, ठीक है, तो यहाँ से एस मालूम कर लिया, ठीक है, और एस की जगह ये वाली एस की ये वैल्यू लग गई म्यू एम जी, और यहाँ से कितना आया 2 म्यू इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, और यहाँ से अल्फ़ा कितना आया, यानी ये 10 इस साइड पे आ गया तो इन्वर्स हुआ, तो अल्फ़ा कितना है, 10 इन्वर्स 2 म्यू। और अल्फ़ा क्या चीज़ है, अल्फ़ा इस लैडर का इंक्लिनेशन है विद द वॉल, और वो इंक्लिनेशन हमने कितना प्रूफ करना था, 10 इन्वर्स 2 म्यू प्रूफ करना, तो हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब याद रखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी हमें ये वाले डिस्टेंसेस चाहिए, लेकिन मैं वहाँ पे इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करूँगा। आपने इस क्वेश्चन में इस कैलकुलेशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है, वहाँ पे जो भी डिस्टेंस बनेगा मैं डायरेक्ट लिखूँगा। जी स्टूडेंट्स, अब आपने थोड़ा सा जल्द समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि 23-24 मिनट का लेक्चर हो गया है। अगर लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाए तो फिर उसको सेंड करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब देखें, अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 70 फीट, जो अब पहले आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें लैडर की लेंथ गिवन नहीं थी, तो आप लेंथ कितना ले रहे थे, 2l ले रहे थे, इसमें लेंथ गिवन है, रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विद विच इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और आपको ये भी बताया गया है कि इस लैडर का वॉल के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। The coefficient of friction between the ladder and wall and ground respectively being 1/3 and 1/2, कहता है यहाँ पे जो coefficient of friction है वो 1/2 है
और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 1/3 है। अब इसमें ना फ्लोर स्मूथ है ना आपके पास ये वाल स्मूथ है, तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी और यहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी। अच्छा जी, जब ये आर जब नॉर्मल रिएक्शन हुआ तो इस पॉइंट के लिए म्यू कितना है 1/2, तो ये म्यू आर कितना हो जाएगा 1/2 आर। यहाँ पे ये एस जब नॉर्मल रिएक्शन हुआ तो म्यू एस ऊपर को बनना था, लेकिन म्यू कितना है 1/3, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कितनी बन जाएगी 1/3 एस। याद रखें जब ये वही पहले क्वेश्चन की तरह कि जब ये सीढ़ी गिरेगी तो क्या होगा, ये वाला एंड नीचे आएगा और ये वाला एंड आगे को जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को होनी चाहिए, और जब ये एंड नीचे आएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर को होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 1/2 है, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये कितना है 1/3 है। तो उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इफ़ अ मैन हुज वेट इज़ 1/2 द लैडर, यानी कि अगर लैडर का वेट mg है तो एक आदमी जो है इसके ऊपर को चलता है, और उस आदमी का वेट कितना है यानी 1/2 है, यानी mg/2 है। ठीक है, इफ़ अ मैन हुज वेट इज़ 1/2 द लैडर असेंड का मतलब ऊपर जाना, द लैडर वेयर विल ही व्हेन द लैडर स्लिप्स, तो कहता है कि वो आदमी कितना फासला कवर कर सकता है लैडर के स्लिप होने से पहले वो कितना फासला कवर कर सकता है। तो इसमें याद रखें पहले क्वेश्चन में आदमी का जिक्र नहीं था, इस क्वेश्चन में आदमी का जिक्र आ रहा है, तो लाजमी बात है वो सेंटर को तो क्रॉस करेगा ना, सेंटर को तो कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा। लेट्स सपोज वो यहाँ पे आ जाता है, यानी आदमी जब यहाँ पहुँचता है लैडर क्या कर जाता है, स्लिप कर जाता है। तो इसका जो इस आदमी का जो वेट होगा mg/2 वो यहाँ पे इस तरह नीचे को आ रहा है, और उसका गिवन है कि उस मैन का जो वेट है वो 1/2 द लैडर, कि अगर लैडर का वेट हम mg ले रहे हैं तो उसका कितना लेंगे mg/2। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये जो डिस्टेंस है ये वाला, यानी पॉइंट m इसको कह दिया कि जब आदमी पॉइंट m पे पहुंचता है तो उसने x फीट का डिस्टेंस कवर किया है, तब लैडर क्या करता है, स्लिप कर जाता है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें इस x को मालूम करना है, इस x को मालूम करना है कि ये x क्या होना चाहिए। तो अगेन याद रखें अगर ये एंगल 45 बन रहा है तो ये एंगल भी 45 बनना चाहिए, ये एंगल भी 45 बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये तीनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस का किसी एक लाइन, ये देखें ना, ये तो सिंगल लाइन है ना, तो किसी एक लाइन के साथ एंगल क्या बनता है, हमेशा सेम बनता है। दीज 3 आर पैरेलल लाइंस, तो इसका अगर 45 बन रहा है इसका भी 45 होना चाहिए, इसका भी क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। अच्छा जी, अब याद रखें आर का x एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है 90, 1/2 आर का कितना बन रहा है 0, इस mg का 270 बन रहा है। ठीक है, इस mg/2 का भी 270 बन रहा है, और इस 1/3s का कितना बन रहा है, तो ये 1/3s अगर आप देखें ये x एक्सिस या x एक्सिस के ऊपर क्या है, अगर ऐसे देखें ना ये 1/3s x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका भी 90 बन रहा है, और इस s का क्या बन रहा है, इस s का एंगल जो बन रहा है वो 180 बन रहा है। तो यही हमने एंगल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। कॉज तो ये इसको भी ज़ीरो कर दिया क्योंकि सिस्टम हमारा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पे साइन लगा के इन सबको क्या कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। बहरहाल यहाँ से फ्रॉम 1, अब 1 से हम इजीली आर मालूम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने आर हमेशा 2 से निकालना है, आर हम 1 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखें फ्रॉम 1 वी हैव आर इज इक्वल टू 2s पुट इन 2, इसको आप 2 में पुट कर लें तो वहाँ से s आ जाएगा 9/14 mg। अब हम मोमेंट ले लेते हैं, इन तमाम फोर्सेस का मोमेंट ले लेते हैं। अच्छा जी, आर और हाफ आर, ये जो दो फोर्सेस हैं आर और हाफ आर, ये तो पॉइंट ए में से पास हो रही हैं, तो लिहाजा इनके लिए 0 मल्टीप्लाई करेंगे। अब -mg, अच्छा याद रखें ये हमारे पास mg है। ठीक है, एक तो ये एक डाउनवर्ड है तो लिहाजा इसका जो मूवमेंट बनता है वो क्लॉकवाइज बनता है, वो माइनस भी लगेगा। अच्छा ये जो देखें ना, ये जो लंबाई बनती है ये 35 बन रही है, क्योंकि हमारे पास ये जो टोटल लंबाई है ये 70 है, जी तो इसका सेंटर बन रहा है, तो ये जो लंबाई बनती है ये कितनी बनती है, ये 35। अब जब ये साइड हमारे पास 35 है तो हम sin 45 का फार्मूला, यानी sin 45 का फार्मूला लगा के हम ये बता सकते हैं कि ये हमारे पास कितना होना चाहिए, यानी ये जो AC है ये 35 sin 45 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 35
साइन 45 होना चाहिए। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको साइड पर ये कैलकुलेशन करके दी है, आप दोबारा बेशक वो कैलकुलेशन करें, आप ए सी डिस्टेंस मालूम करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह ए से एम जो डिस्टेंस है ये कितना बन रहा है, ये एक्स बन रहा है। ये देखें ए से एम डिस्टेंस कितना बन रहा है, एक्स बन रहा है। अब अगर हम इस ट्रायंगल को गौर से देखें ए ई एम, यानी ए ई एम, इस ट्रायंगल के ऊपर अगर आप साइन 45 का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 45 का फॉर्मूला लगाते हैं, तो तब ए सी ई जो डिस्टेंस है वो कितना बनना चाहिए, एक्स मल्टीप्लाई साइन 45, यानी ए सी ई डिस्टेंस कितना बनना चाहिए, एक्स मल्टीप्लाई साइन 45। तो मैंने जब मोमेंट ले रहा हूँ तो एम जी के साथ 35 साइन 45 मल्टीप्लाई किया है, एम जी बाई 2 के साथ एक्स साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई किया है, और ये जो 1/3s है, 1/3s का अगर आप लाइन ऑफ एक्शन देखें वो ये बनता है, ये बनता है, ठीक है, ये सारा। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये बन रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसमें हाइपोटेन्यूज ये बन रहा है ये सारा, और ये हाइपोटेन्यूज कितना है, एल है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ए डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एल साइन 45 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सॉरी एल तो यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे तो सारे इस लैडर की जो लंबाई है ये कितनी है, ये 70 है, तो ये कितना होना चाहिए, 70 साइन 45 डिग्री। अब इसके बाद अगर हम इस एस की बात करते हैं, अगर हम इस एस की बात करते हैं तो इसकी जो हमारे पास हाइट है यानी कि वो ये बन रहा है या उसी तरह डी बी बन रहा है, तो इसकी बात हम कर चुके हैं, ये 70 cos 45 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ हमने लगा दी हैं और इसको हमने कैलकुलेट करना शुरू किया, और उसके बाद एस की जगह एस की ये वैल्यू लगा दी है, ठीक है। यानी यहाँ पे जब s बना तो s की जगह s की वैल्यू लगा दी, तो हमारे पास x कितना है, 50 फीट। हैंस आफ्टर 50 फीट डिस्टेंस द लैडर विल स्लिप, यानी लैडर की टोटल लंबाई कितनी है, 70 फीट है। आदमी जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो जब 50 फीट डिस्टेंस कवर करेगा तो लैडर क्या हो जाएगी, सीढ़ी जो है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास। अ लाइट लैडर is supported on a rough floor and leans against a smooth wall। इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि इसमें ये जो फ्लोर है ये रफ है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पे बनता है वो म्यू बनेगा। क्या बनेगा, म्यू बनेगा। जब भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन ना हो, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में उसने बताया था कि यहाँ का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 1/2 है, यहाँ का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 1/3 है। इसमें उसने सिर्फ फ्लोर का बता दिया कि ये रफ है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं बताया, तो हम क्या लेंगे, म्यू लेंगे। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर। अच्छा, वाल का वो क्या बता रहा है, स्मूथ वाल है, तो यहाँ पे वो नहीं होगी। और दूसरी बात, लाइट लेडर उस लेडर को बोलते हैं जिसका मैस जीरो हो, जिसका मैस क्या हो, ना होने के बराबर हो, जिसका मैस जीरो हो, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में लैडर का अपना जो पिछले क्वेश्चन में मैं पॉइंट जी को शो करता हूँ, वहाँ पे लैडर का मैस एम जी शो करता हूँ, वो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज जो आदमी इस लैडर पर ऊपर जा रहा है उसका मैस कितना है, एम जी है। तो लेट्स सपोज आदमी जब एम पॉइंट पे पहुँचता है और एम पॉइंट का पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो ये लैडर क्या होता है, पॉइंट ऑफ स्लिपिंग पे आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हमने उसी तरह दोबारा फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। अच्छा, लैडर की लंबाई गिवन नहीं है, आप एल भी ले सकते हैं, आप 2L भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं एल ले रहा हूँ क्योंकि हमने सेंटर का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है। 2L तो हम इसलिए लेते हैं ना ताकि सेंटर तक L बने और टोटल 2L बने, हमें बट्टे से बचें। तो अब इसमें सेंटर का इस्तेमाल तो है नहीं, तो मैं इसकी लंबाई को L ले लेता हूँ, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आपने खुद से कंप्लीट करना है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, x = L म्यू कॉट अल्फा। अगर आप लैडर की लंबाई 2L लेते शुरू में तो यहाँ पे 2L आ जाता, आप लैडर की लंबाई 3L लेते तो यहाँ पे क्या आ जाता, 3L आ जाता। तो मैंने लैडर की लंबाई L ली है, बुक में हो सकता है कि लैडर की लंबाई 2L ली गई हो तो यहाँ पे 2L होगा। हाँ, मैंने लैडर का जो इंक्लिनेशन है अल्फा वो वाल के साथ लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना, कॉट अल्फा बना। अगर ये अल्फा आप यहाँ पे ले लें तो ये आंसर क्या आ जाएगा, टेन अल्फा में आ जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा भी ठीक है, बुक में भी अगर इस तरह किया गया हो तो वो भी ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। अ लाइट लेडर, अगेन लाइट लेडर की बात हो रही है, इसका मतलब है कि लेडर का मैच नहीं होगा। इज सेपरेटेड ऑन अ रफ वॉल, हाउ फार अप द लेडर अ मैन क्लाइंब विदाउट स्लिपिंग इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर बोथ वॉल एंड फ्लोर। इसमें क्या कह रहे हैं, ये भी जो मैंने अभी यानी कि जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन करवाया था अब तक, उस क्वेश्चन जैसा है, लेकिन उस एक देखे ना, एक तो लेडर लाइट हुआ तो लेडर का मैथ शो नहीं होगा, आदमी का मैथ शो होगा mg, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 1/2 की बजाय क्या है, म्यू है, और यहाँ पे भी जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। उसने यही कहा ना कि इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर बोथ वॉल एंड फ्लोर, इसका मतलब है फ्लोर भी स्मूथ नहीं है, वॉल भी स्मूथ नहीं है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी और यहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी। यहाँ की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू आर है और यहाँ की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू एस है। तो आप क्या करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट की तरफ मैं एक और पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आप फोर्सेस को रिजॉल्व भी कर सकते हैं या आप इक्वेटिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, आप ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो इक्वेटिंग वाला ऑप्शन है ना, ये हम चंद क्वेश्चन में कर सकते हैं, लेकिन ये रिजॉल्विंग वाला ऑप्शन जो है ये हम हर किसी क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन रिजॉल्विंग की मदद से करता हूँ, वरना आप इक्वेटिंग भी कर सकते हैं कि जिस तरह आप देख रहे हैं ना, आर अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल कर दो डाउनवर्ड फोर्स के। इसी तरह सॉरी, आर अपवर्ड है और साथ में म्यू एस भी अपवर्ड है, तो आर प्लस म्यू एस इक्वल टू mg भी आप कर सकते हैं, यानी सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। इसी तरह सम ऑफ द फोर्सेस टू लेफ्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेस टू राइट, यानी आप इस तरह करके भी मसवाते बना सकते हो, या अगर आप पिछले क्वेश्चंस की तरह रिजॉल्व करोगे तब भी आपके पास यही मसवाते बनेंगी। यहाँ से s बना, s की ये वैल्यू बनी, अब आपने पॉइंट a के ऊपर मोमेंट लिया, और मोमेंट में जब आप इस फोर्स के लिए डिस्टेंस लोगे तो वो डिस्टेंस ये AC बनेगा, और उस AC के लिए ये जो हाइपोटेन्यूस है ये x है, तो ये AC कितना बनना चाहिए, x साइन अल्फा, कितना, ये AC कितना बनना चाहिए, x साइन अल्फा। तो mg के साथ मैंने कितना शो किया है, x साइन अल्फा, और ये म्यू एस का, ये जो म्यू एस है इसका ये यानी कि इसका ये डिस्टेंस बन रहा है, यानी कि जो फोर्स म्यू एस है इसका पॉइंट ए से ये वाला डिस्टेंस बन रहा है, और ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसमें ये सारा हाइपोटेन्यूस इस्तेमाल होगा, और ये सारा हाइपोटेन्यूस जो है ये लेडर की लंबाई है, जो कि, और लेडर की लंबाई इस क्वेश्चन में हम कितनी ले रहे हैं, 2l ले रहे हैं। आप l भी ले सकते हैं, 2l भी ले सकते हैं। अगर आपने 2l ली है तो ये जो लेंथ हो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2l साइन अल्फा, यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना बनेगा, 2l साइन अल्फा, ठीक है। और उसके बाद एक ये वाला भी आ रहा है, ये s आ रहा है, तो इसको अगर आप देखें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रहा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हैं, तो यानी इसको आप db कह सकते हैं। अब ये db कितना होना चाहिए, 2l कॉज अल्फा, क्योंकि ये अल्फा के साथ है तो कॉज का इस्तेमाल करना है, 2l कॉज अल्फा, तो ये हमने लिखा है s2l कॉज अल्फा, ठीक है, म्यू एस 2l साइन अल्फा। अच्छा, इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करके म्यू की वैल्यू लगा के एस की वैल्यू लगा के हमारे पास ये बना 2 म्यू एल 1 प्लस म्यू स्क्वायर म्यू प्लस कॉट अल्फा। याद रखें मैंने अल्फ़ा यहाँ पे लिया है तो क्या बना, कॉट अल्फा। अगर आप इंक्लिनेशन फ्लोर के साथ ले लेते तो यहाँ पे बन जाता टेन अल्फ़ा। तो हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।